दोस्तों यहाँ पे तत्व चिंतन फार्मा के आईपीओ डिटेल्स आ चुकी है, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ में आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम कंपनी के बारे में बात करें तो ये कंपनी 1996 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। तो अभी 2021 चल रहा है, तो यानी कि 25 ईयर से ये कंपनी इस सेक्टर में काम करती हुई नजर आ रही है। अब देखिए कंपनी काम क्या करती है। देखिए कंपनी फार्मास्यूटिकल्स भी बनाती है, यानी कि जो फार्मा प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी बनाती है। एग्रो केमिकल्स भी कंपनी बनाती है, और उसके अलावा जो स्पेशलिटी केमिकल्स होते हैं वो भी कंपनी बनाने का काम करती है। तो अगर कंपनी के अगर हम प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो यहाँ पे कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एकदम बढ़िया है, क्योंकि एक तरीके से ये भी कह सकते हो आप, एक ये कंपनी फार्मा कंपनी भी है और केमिकल कंपनी भी है। और आप सभी को पता है कि किस तरीके से यहाँ पे जो भी स्पेशलिटी केमिकल्स वाले स्टॉक है कैसे प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड होते हुए नजर आ रहे हैं, तो वो हमको सीधा यहाँ पे मार्केट में दिखता हुआ नजर आ रहा है। अभी पिछले हफ्ते अगर हम देखें क्लीन साइंस का आईपीओ की जो चालू हुआ था वो भी 93 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था। तो देखिए यहाँ पे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि तत्व चिंतन भी ऑलमोस्ट 50 टाइम्स सब्सक्राइब होता हुआ नजर आएगा। अब ये देखिए, अगर हम कंपनी की बात करें तो कंपनी कौन से सेक्टर्स में काम करती है, तो देखिए इनके जो कस्टमर्स हैं वो है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से भी इनके कस्टमर्स हैं, पेट्रोलियम इंडस्ट्री से भी हैं, एग्रोकेमिकल, डाइज, पिगमेंट, पेंट एंड कोटिंग। तो यहाँ पे देखा जाए तो इसके प्रोडक्ट्स जो है वो बहुत ज़्यादा हैं। तो ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो हर इंडस्ट्री के प्रोडक्ट यहाँ पे कंपनी के पास हैं। और अगर हम बात करें तो कंपनी सिर्फ इंडिया में ही काम नहीं करती है, कंपनी के 25 से भी ज़्यादा कंट्रीज में कंपनी का माल एक्सपोर्ट होता है। तो देखिए अभी इनका जो मेन कंजम्पशन इनके प्रोडक्ट्स है वो इंडिया में ही नहीं है, मतलब जो कंपनी प्रोडक्ट बना रही है वो प्रोडक्ट्स आउट ऑफ इंडिया भी बेच पा रही है कंपनी। और उसके अलावा अगर हम देखें तो कंपनी का जो मेन रेवेन्यू जो कंट्रीब्यूट होता है वो एक्सपोर्ट से होता है, यानी कि अगर कंपनी 100 रुपए कमा रही है तो 100 रुपए में से 76 रुपीज कंपनी एक्सपोर्ट के फॉर्म में कमा रही है। तो देखिए इससे बढ़िया बात और कुछ नहीं हो सकती। अब अगर हम इसके बाद कंपनी के मेन कस्टमर्स की बात करें तो देखिए डीवीज लैब जो लिस्टेड है, और अगर इंडिया की टॉप फार्मा कंपनीज में से ये कंपनी एक कंपनी है, वो इसकी टॉप कंपनी है। अतुल लिमिटेड जो भी लिस्टेड है, एसआरएफ लिमिटेड जो भी लिस्टेड है। तो देखा जाए इस कंपनी के जो कस्टमर्स हैं वो एक अच्छे खासे वेल एस्टेब्लिश्ड कस्टमर यहाँ पे कंपनी के हैं। और अभी के ये इन कस्टमर देखने से हमें क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि देखिए जब इतने वेल सेटल जिनका बिजनेस एकदम अच्छा खासा चल रहा है और जिन कंपनीज का इतना नाम है, अगर वो कंपनीज इन कंपनीज के कस्टमर है तो इसका मतलब ये कि ये कंपनी प्रोडक्ट अच्छा बनाती है और इसके मार्केट में कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड भी है। अब अभी हम कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज की अगर हम बात करें तो एक फैसिलिटी उनकी अंकलेश्वर में है और दूसरी दहेज जो कि गुजरात में है। अब यहाँ पे कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, मतलब कंपनी की ताकत क्या है जिसकी वजह से आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए। तो देखिए कंपनी एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है ट्रैक्टर, स्ट्रक्चर डायरेक्टिंग एजेंट और फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट की। और अगर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया कंपनी एग्रो केमिकल्स भी बनाती है, स्पेशलिटी केमिकल्स में भी कंपनी का काम है, फार्मास्यूटिकल्स भी कंपनी बनाती है। तो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एकदम डाइवर्सिफाइड है। और अगर जैसे मैंने आपको बताया कि कंपनी का आउट ऑफ इंडिया में भी काम है, तो ग्लोबल मार्केट प्रेजेंस भी कंपनी का काफ़ी ज़्यादा है और प्रमोटर्स की टीम भी एक्सपीरियंस है। और अभी जो इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो भी स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है। अब एट दी एंड अगर हम बात करें तो कंपनी का जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है, यानी कि जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी हमको लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब यहाँ पे ये कंपनी आईपीओ लेकर क्यों आई है, मतलब अगर जो कंपनी आईपीओ से पैसा लेगी उसका क्या करेगी। तो देखिए पहली बात तो ये कि जो इनकी दहेज मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है जो गुजरात में है उसका एक्सपांशन करना चाहते हैं, मतलब वहाँ पे जो अभी जितना मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी उनका है उसको और वो बढ़ाना चाहते हैं। तो इसलिए वो यहाँ पे ये आईपीओ लेकर आए हैं। और जो दूसरा यहाँ पे जो रीजन है वो ये है कि जो आरएनडी की फैसिलिटीज है उनको भी वो एक्सपांड करना चाहते हैं, इसलिए वो यहाँ पर ये आईपीओ लेकर आए हैं। अब ये देखिए कंपनी के फाइनेंशियल्स पे नजर डालिए।
देखिए 2018 में 137 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था। फिर अगर आप देखोगे 2018-19 वाले फाइनेंशियल ईयर में सीधा 206 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू हो गया। यानी कि अगर हम देखेंगे तो अराउंड 70 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ पे कंपनी का बड़ा है और परसेंटेज वाइज यहाँ पे 50% का ग्रोथ हमको कंपनी के टोटल रेवेन्यू में देखने को मिला है। अब उसके बाद अगर आप देखोगे 19-20 वाले फाइनेंशियल ईयर में 264 करोड़ का कंपनी का टोटल रेवेन्यू था और वहां पे भी अगर हम परसेंटेज वाइज देखेंगे तो अराउंड 25% का ग्रोथ वहां पे कंपनी ने दिखाया है। अभी देखोगे अगर आप 9 महीने का परफॉर्मेंस अगर आप कंपनी का देखोगे तो उसमें भी यहाँ पे 195 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू है। देखिए अभी कोविड की वजह से थोड़ा रेवेन्यू कम है और ये पूरे साल का नहीं है, सिर्फ 9 महीने का, अप्रैल से लेकर दिसंबर तक का, और जनवरी से मार्च वाला शायद मेरे ख्याल से कंपनी जब लिस्ट होगी फिर उसके बाद शायद कंपनी के रिजल्ट आएंगे। अब यहाँ पर अगर हम कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो ये देखिए 12.3 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट था, फिर 20.5 करोड़ हुआ, फिर 37.6 और अभी 9 महीने में कंपनी ने 31.2 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट कमा लिया है। यानी कि अगर पूरे ईयरली बेसिस का अगर हम देखें तो 10 करोड़ पर क्वार्टर यहाँ पे कंपनी कमा रही है, तो पूरे साल का यहाँ पे 40 करोड़ से ज्यादा का मुनाफा कंपनी का हो सकता है। और अगर मार्जिन परसेंटेज की बात करें तो ये देखिए हर साल यहाँ पे कंपनी का मार्जिन बढ़ता जा रहा है, यानी कि जो कंपनी के जो मार्जिन परसेंटेज हैं वो लगातार इंप्रूव हो रहे हैं। तो अब अगले साल कंपनी का रेवेन्यू और बढ़ता रहता है तो प्रॉफिटेबिलिटी वहां पे रेवेन्यू के कंपैरिजन में और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। अब यहाँ पे प्रमोटर जो अपना स्टेक बेच रहे हैं तो देखिए एक तो है अजय कुमार, फिर दूसरे चिंतन जी और तीसरे जो है वो है स्नेहकार रसिक लाल सोमानी। ये तीनों जो प्रमोटर्स है वो अपना स्टेक यहाँ पर बेचते हुए नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पर आईपीओ के डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करें तो ये आईपीओ 16 तारीख को ओपन होगा और 20 को ये आईपीओ क्लोज होगा, क्योंकि 17 और 18 को सैटरडे संडे है तो उसकी वजह से वहाँ पे वो आप बिड नहीं लगा पाओगे, बिड लगा पाओगे लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं होगी। अब उसके बाद में अगर हम फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपये पर यहाँ पे फेस वैल्यू है और आईपीओ का प्राइस बैंड है 1073 से 1083 का, यानी कि आप रिटेल इन्वेस्ट करें तो 1083 रुपीज आपको पर शेयर के देने हैं और एक लॉट के अंदर यहाँ पे 13 शेयर है। और इश्यू साइज की अगर हम बात करें तो 500 करोड़ का ये आईपीओ है, बहुत ही छोटा सा ये आईपीओ है और फ्रेश इश्यू अगर आप देखोगे तो 225 करोड़ का फ्रेश इश्यू है, यानी कि जो कंपनी अपने ग्रोथ के लिए यहाँ पे 225 करोड़ का इस्तेमाल करेगी। और अगर ऑफर फॉर सेल की अगर हम बात करें तो 275 करोड़ का यहाँ पे ऑफर फॉर सेल है, तो ये 275 करोड़ सीधा प्रमोटर्स की जेब में जाते हुए नजर आएंगे। अब देखिए यहाँ पे अगर अलॉटमेंट डेट की अगर हम बात करें तो 26 को अगर आपने अप्लाई किया तो आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट आई है या नहीं, और अगर आपको अलॉटमेंट नहीं आती है तो 27 को आपके डीमैट अकाउंट में रिफंड आ जाएगा। अगर आपको अलॉटमेंट आती है तो 28 को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे और 29 को ये आईपीओ लिस्ट हो जाएगा और इसके अंदर ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब देखिए अगर हम रिटेल इन्वेस्टर की अगर हम बात करें तो मिनिमम आपको एक लॉट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो जिसके अंदर 13 शेयर्स होंगे और उसके लिए आपके पास मिनिमम 14,079 रुपीज होने चाहिए। और अगर मैक्सिमम की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम में यहाँ पे 14 लॉट के लिए आप रिटेल इन्वेस्टर वाली कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर सकते हो जिसके अंदर आपके पास 1,97,106 रुपीज होने चाहिए, क्योंकि आप रिटेल इन्वेस्टर के अंदर 2 लाख से ज्यादा की एप्लीकेशन नहीं लगा सकते। अब हम बात करते हैं वैल्यूएशन की, तो देखिए यहाँ पे जो कंपनी का अर्निंग पर शेयर है वो है 18.81 और 1083 का यहाँ पे कंपनी का कट ऑफ प्राइस है। तो अगर हम उससे यहाँ पे कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकाले तो वो निकल कर आता है 57 टाइम, और अभी जो ग्रे मार्केट प्रीमियम अवेलेबल है वो है 46% का। तो यानी कि अगर 46% पे ये लिस्ट होता है 46% के प्रीमियम पे, यानी कि जो 500 रुपए का प्रीमियम आ रहा है अगर उतने पे ये स्टॉक लिस्ट होता है तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो तब 80 से ज्यादा होगा। तो मेरे ख्याल से वो थोड़ा एक ओवर वैल्यूएशन का साइन है, लेकिन इसका जो सप्लाई है मार्केट में, देखिए अगर आप आईपीओ का साइज देखोगे तो सिर्फ 500 करोड़ का आईपीओ है और उसमें से 35% का रिटेल अलोकेशन है, यानी कि 175 करोड़ के शेयर्स रिटेल इन्वेस्टर्स को मिलेंगे, बाकी क्यूआईबी कोटा और एचएनआई कोटा है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स का अलोकेशन बहुत ज्यादा है, 35% है, तो हो सकता है कि लिस्टिंग के टाइम पे इसमें अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है।
तो इसीलिए यहाँ पे मेरे ख्याल से अगर आप इसमें लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म के लिए मेरे ख्याल से ये स्टॉक मुझे अच्छा नजर नहीं आता है। बाकी कंपनी की ग्रोथ अच्छी है, लेकिन जो 50% के लगभग का जो प्रीमियम अवेलेबल है वो मेरे ख्याल से स्टॉक को बहुत ज़्यादा कॉस्टली कर देगा। तो इसीलिए मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे अप्लाई नहीं करना चाहिए। अगर आप सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। लेकिन देखिए अभी नया नया आईपीओ मार्केट में सप्लाई कम रहेगा और अगर अच्छी खासी डिमांड रहती है तो वहां पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो 100 से भी ज्यादा के ऊपर जा सकता है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो वैल्यू इन्वेस्टिंग में बिलीव करते हैं, तो उनको मेरे ख्याल से यहाँ पे दूर रहना चाहिए। लेकिन अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हो, यानी कि अगर आप हाई रिस्क ले सकते हो, तो डेफिनेटली यहाँ पे लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आपको तत्व चिंतन के आईपीओ के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।